अस्सलामुअलैकुम, मैं सिर्फ तला सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, यानी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसी में मैं आपको पूरी डिटेल डीएनए के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और ये चैप्टर बॉटनी का है और इसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? सबसे पहले डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि आप दो रस्सियां लें और दोनों को इंटरवाइन कर दें, एक दूसरे पर लपेट दें। तो ये इस तरह का कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, यानी दो स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपस में एक दूसरे पर इस तरह इंटरवाइंड हुई भी होती है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इस वजह से इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्साइरिबोस न्यूक्लिक एसिड। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डीएनए क्या है कि डीएनए, अच्छा, डीएनए का एक बेसिक जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना है: डीऑक्साइरिबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो डीऑक्साइरिबोस शुगर क्या है कि इन ये शुगर है, पेंटोस शुगर होती है 5 कार्बन की। और क्योंकि डीएनए में मौजूद है, डीऑक्साइरिबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं डीएनए में। एक होते हैं प्यूरिन बेसिस और दूसरी पायरिमिडीन बेसिस कहलाती हैं। प्यूरिन बेसिस जो होती है ना, डाइसाइक्लिक बेसिस भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि प्यूरिन एक तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एग्जाम्पल में एडिनिन और गुआनिन आ जाते हैं। पायरिमिडीन जो होती है वो मोनोसाइक्लिक, यानी इनके स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली इसकी एग्जाम्पल में आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फॉस्फोरिक एसिड, यानी इसका फॉर्मूला है H3PO4। अब यहाँ पर डीएनए डीऑक्साइरिबोस न्यूक्लिक एसिड है। तो डीऑक्साइरिबोस का लफ्ज निकला है डीऑक्साइरिबोस न्यूक्लिक एसिड बेसिकली। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में तमाम चीजें आ जाती हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर ये तीन चीजें हैं। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। ये न्यूक्लियोटाइड में मैंने बात कर ली है, तीन चीजें मौजूद है। याद रहे, अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखा दूं। तो यहाँ पर ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये बेसिकली क्या है। ये आपको अगर देखें, ये है जी, इस पे लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, गुआनिन है, साइटोसिन, थायमिन, नाइट्रोजनस बेसिस है। साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेसिस के साथ ये क्या चीज अटैच है, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल अटैच है, यानी ये बेसिकली डीऑक्साइरिबोस शुगर अटैच, डीऑक्साइड सॉरी, ये डीऑक्साइरिबोस शुगर अटैच है जो लाइटिश पिंक कलर में है। अब यहाँ पे आपको मैंने कहा था प्यूरिन और पायरेमिडीन बेसिस का, प्यूरिन डाइसाइक्लिक है। डाइसाइक्लिक मींस दो साइकिल। यहाँ पर ये देखें कि ये दो साइकिल, और ये सिर्फ सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर पर बेस है। ये अटैच हुई हुई हैं बाय शुगर मॉलिक्यूल विच इज डीऑक्साइरिबोस शुगर। अच्छा, अब इस डीऑक्साइरिबोस शुगर में आप देखें ये बैकबोन एक बन रही है, ये फॉस्फेट की बैकबोन होती है, यहाँ पर ये फॉस्फेट बॉन्ड होता है। तो ये H3PO4 है। अब यहाँ पर ये तीन चीजें, यानी फॉस्फोरिक एसिड, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजनस बेसिस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगली चीज वो ये कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है और एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि चैप्टर पास पेपर्स में आ जाता है, आपको वो एक सीक्वेंस दे देते हैं कि सपोज AGCT सीक्वेंस दी थी, तो आपने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनानी है। कॉम्प्लीमेंट्री का मकसद ये है कि यानी उसके ऑपोजिट के क्या किससे अटैच हो रहा है, आपने बस वो अलाइन करना है। तो आप इस वजह से याद रखें कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन से या साइटोसिन गुआनिन से, और थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ पेयर बनाएगा। हाँ, एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या है कि उसमें थायमीन नहीं होता, उसमें यूरेसिल आ जाता है इस जगह पे। तो उसमें क्या होगा, एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये डॉटेड आपको इस लाइंस नजर आ रही होंगी। तो ये बेसिकली बॉन्ड को शो कर रही हैं, यानी गुआनिन और साइटोसिन में बॉन्ड बना हुआ है, इसी के साथ साथ एडेनिन थायमीन में बॉन्ड बना हुआ है। तो एडेनिन और थायमीन में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और साइटोसिन गुआनिन में तीन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब एक और चीज वो ये कि ये बेसिकली आप देखें इसको, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है इस तरफ। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये जो दूसरी इसकी है ये कहलाती है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस,
या इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री चेन भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये कि ऑपोजिट, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर जी क्योंकि किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, सी के साथ, तो टी ए के साथ, यानी पूरी सीक्वेंस अगर देखा जाए तो ये पूरी सीक्वेंस यही है। अगर मैं इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर दूं, यानी इसको उल्टा एक और बार इसको एक और आगे स्ट्रक्चर लगा दूं, तो बिल्कुल यही सेम पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आती है 3 प्राइम 5 प्राइम, ये आगे चीजें भी आएंगी, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं। 3 प्राइम और एक 5 प्राइम ये चीज होती है। बेसिकली ये 3 प्राइम वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ये इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए होती हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई है। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी बात हो गई स्ट्रक्चर की, अब मजीद स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो मैंने आपको बात अभी बताई थी कि डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती हैं, और साथ ही साथ के डीएनए ट्विस्टेड होता है, और 3 ये मैंने आपको चीजें बता दी। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा, ये आपको मैंने अभी बात बता दी। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रेन है, यानी स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है, ये बेसिकली अरेंज हुआ हुआ होता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो मैंने अभी कहा आपको। ये बेसिकली अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। उसके ऑपोजिट में जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। तो जब, अच्छा, अब यहाँ पर जब mRNA आएगा तो mRNA क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी इसे अनजिपिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर mRNA अटैच होगा तो एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी, तो mRNA पर चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसकी जो सीक्वेंस बनेगी। अब क्या है कि डीएनए में देखें ट्विस्ट आ रहे हैं, तो हर जो ट्विस्ट आता है वो तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक ट्विस्ट आता है, और जो टर्न होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के बाद एक टर्न आता है। साथ ही साथ ये कि न्यूक्लियोटाइड्स जो अटैच हैं एक दूसरे से, वो अटैच हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। एक लास्ट चीज जो रह गई वो ये कि शरगाफ रूल। शरगाफ रूल क्या कहता है कि शरगाफ रूल ये कहता है कि जितने अमाउंट ऑफ एडेनिन मौजूद है उतने ही अमाउंट ऑफ थायमिन भी मौजूद है, या फिर द सेम अमाउंट ऑफ थायमिन इक्वल्स टू द सेम अमाउंट ऑफ एडेनिन। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक सीक्वेंस है कि मैं यानी एक इसके न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इसका आपको, कि अगर सवाल आता है कि आपके पास क्वेश्चन है कि if the content of guanine is 30%, let's suppose, so उसके बाद उसने पूछा what is the amount of adenine। अब आपको एडेनिन का नहीं पता कितनी है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको ये शरगाफ रूल आपका यहाँ पे काम आता है। शरगाफ रूल कहता है कि शरगाफ रूल क्या कहता है कि एडेनिन और थायमिन इक्वल अमाउंट में है, और गुआनिन और साइटोसिन इक्वल में है, यानी जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन भी है। तो यहाँ पर गुआनिन कितना है 30%, तो साइटोसिन भी कितना हुआ 30%। तो इस हिसाब से यहाँ पर इन दोनों का की अगर अमाउंट मिलाई जाए तो ये कितनी हो गई 60%। तो यानी 60% गुआनिन साइटोसिन है, इसमें 30% साइटोसिन और 30% गुआनिन है। अब कितना बचा? अगर 100% हम लेते हैं तो 100 में से इसको मैं माइनस करूं तो ये बनेगा 40%। अब जो 40% बेसिकली ये कंटेंट है, तो इस कंटेंट में एडेनिन भी है और थायमिन भी है। तो ये बात आपको पता है कि शरगाफ रूल के मुताबिक कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन भी है। तो यहाँ पर 40% का हाफ कितना हुआ 20, तो थायमिन 20 हुआ, और साथ ही साथ एडेनिन कितना हुआ, एडेनिन भी हुआ आपका 20%। तो यहाँ पे इसको काउंट कर लें 20 20 40, और ये बेसिकली 60, तो ये आपके पूरे 100% इस तरह कंप्लीट हो गई। कभी कभी ये सवाल आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, और आपको भी लग रहा होगा ये कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जस्ट 1 मिनट में आपको या विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाता है कितनी अमाउंट जो है वो एडेनिन की मौजूद होगी। तो यहाँ पर चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया है, और वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल में भी यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन है जो मैंने आपको बता दी। अगले लेक्चर में फिर हम रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और आगे चैप्टर को लेकर जाएंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।